नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा आर्या। अब हम संस्कृत का अध्ययन शुरू करेंगे। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, ऐसे में आप और हम सभी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जूझ रहे हैं। ऐसे में आपकी सुरक्षा को देखते हुए हम आपको विद्यालय नहीं बुला सकते। ऐसे में आपका अध्ययन प्रभावित न हो, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं, जो कि बोर्ड कक्षा भी है, उसके संस्कृत का अध्ययन। तो इससे पहले कि हम संस्कृत का अध्ययन करें, हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है और इसे किस दिशा में, किस प्रकार और कितना पढ़ना है। क्योंकि एक सूक्ति हम संस्कृत में पढ़ा करते हैं कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जब उद्देश्य निश्चित न हो तो कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या है और हमें इसे किस प्रकार पढ़ना है, कितने कितने इसके अंक विभाजित है, इस प्रकार से हमें इसका अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम समझना। देखिए, पाठ्यक्रम समझे बिना किसी भी प्रकार की कक्षा की या किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अंधेरे में तीर मारना है। तो आइए इस पाठ्यक्रम को हम एक बार मोटे रूप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने आपकी सभी की पुस्तकों में दिया हुआ ये पाठ्यक्रम है। इसको सबसे पहले हम समझेंगे, इसके बाद इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आपके सामने इस समय पाठ्यक्रम है। ये बता रखा है आपको कि 3 घंटे और 15 मिनट, होरा कहते हैं घंटे को, समय होगा 3.25 घंटे आपके लिए और इसके पूर्णांक होंगे 80 अंक। अब ये सारे जो अंक है, इसका विभाजन किस प्रकार है, इसको एक बार मोटे रूप में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी पुस्तक है, मुख्य रूप से पुस्तक पठितावबोधनम किसे कहते हैं, जो आपकी पुस्तक, ये 27 अंक की है। इसके बाद है अपठित बोधनम, ये होता है गद्यांश और पद्यांश, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका 10 अंक का होगा। इसके बाद आती है व्याकरण, जो कि 25 अंक की है। और फिर आता है रचनात्मक कार्य, जो कि 18 अंक का है। रचनात्मक कार्य क्या होता है, जिसमें पत्र, निबंध इत्यादि होते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत पठितावबोधनम यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको पुस्तकों में प्राप्त होगी, उनमें से देखिए एक गद्य एक पद्य आएगा, जिसका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है, जो 5-5 नंबर का होगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक से पद्य, जो कि 1 होगा, 2 होंगे जो आपको याद करके बिल्कुल त्रुटि रहित, वर्तनी की अशुद्धि रहित आपको लिखना होगा। इसके बाद नाटक पुस्तकात नाट्यांश संस्कृत व्याख्या, जो आपको नाटक दे रखे हैं या नाटक के जो अंश दे रखे हैं, जो संवाद इत्यादि हैं, उन सभी का आपको संस्कृत में व्याख्या करनी है। ये 3-3 अंक के होंगे। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर जो संस्कृत माध्यम से आपको देने होंगे, जो कि 8 होंगे। प्रश्नोत्तर किस प्रकार के होंगे, ये जो आपके पाठ के पीछे दे रखे हैं ना, वो वाले ये प्रश्न होंगे, जिनका आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। क्या, क्यों, कैसे, बहुत बड़े ये उत्तर नहीं होते, सिर्फ आपको क्या, कस्य, कयो, केशाम, इनका उत्तर देना होता है सिर्फ। ठीक है, तो इनमें से 8 होंगे, उसमें से 5 प्रश्नों को आपको करना होगा। इसके बाद आता है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण समझते हैं, जो शब्द रूप है आपके किम के शब्द रूप, उन किम के शब्द रूपों का प्रयोग करके आपको दिए गए वाक्य का प्रश्न बनाना होगा। इसके बाद आया है पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वय लेखनम, यानी कि आपको जो पाठ्य पुस्तक है उसमें गीत भी हैं, उसमें प्रार्थनाएं भी हैं, और जो नाट्यांश इत्यादि हैं, इनके बीच में भी आपको कई सारे श्लोक मिलेंगे। उनमें से कोई भी आपको 2 श्लोक याद करने होंगे, सुभाषित इत्यादि जो होते हैं उनमें से। ठीक है, ये तो है आपकी पुस्तक में से, जो कि कुल मिला के इसका कितना अंक होगा, 27 अंक। और आप और हम अधिकतर क्या करते हैं कि केवल जो किताब है सिर्फ उसी को पढ़ने में लगे रहते हैं। तो जो पाठ हैं आपके, और जो गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश है, इसके अतिरिक्त अब क्या है वो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले 80 से 100 शब्दों के लिए एक सरल गद्यांश होगा। एक गद्यांश जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको दिया जाएगा। गद्यांश के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न होंगे, कुछ व्याकरण के प्रश्न होंगे, जिनका आपको उत्तर देना है, और ये आपका 10 अंक का हो जाएगा। इसमें प्रश्न उत्तर किस प्रकार के आएंगे, ये भी इन्होंने बता रखा है कि भाई आपको उसमें से शीर्षक चुनना होगा, संस्कृत के माध्यम से उत्तर देने हैं, कुछ ये बताना होगा कि जो अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य कहते हैं, उसमें से व्याकरण को देखिए, उसमें से आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जिसमें से आपको संधि चुननी होगी। कुछ ऐसे शब्द होंगे जब आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें आपको समास बताना है, या विग्रह पूर्वक जो समास है उसका आपको विग्रह
संग्रह करना है या विग्रह वाक्यों का आपको पूर्ण रूप लिख करके देना है समासों का, ये हो जाएगा। और इसके अंतर्गत वाक्येषु कर्तृक्रिया पद चयनम, कर्तृक्रिया यानी कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, वाक्य में से बताना। जैसे कि हम जानते हैं कि एक वाक्य का निर्माण कैसे होता है, कर्ता कर्म और क्रिया के द्वारा। आपको जो वाक्य दिया जाएगा उसमें से आपको चुनना होगा कि इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, इस प्रकार से। कर्तृक्रियान्विति ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। विशेषण और विशेष्य, आप जब इसमें कर्मधारय समास पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे पद मिलेंगे जिसमें कि आपको विशेषण और विशेष्य बताए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी आपको सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम शब्द रूप इत्यादि के माध्यम से ये पता करना होगा कि विशेषण कौन सा है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग जैसा कि मैं अब आपको बता चुकी हूँ, जैसे सर्व शब्द है, किम शब्द है, कह शब्द है, जिससे कि आप प्रश्न बनाते हैं। तो कई सारे ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनके माध्यम से आपको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करके और इनका उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार से ये अपठित गद्यांश है जो कि 10 नंबर का होगा और उसमें आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, भाषिक कार्य के अंतर्गत ही आपको जो गद्यांश है उसमें कुछ पद दिए हैं, तो उन पदों के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द इत्यादि, उनके तत्सम समानार्थी रूप जो होते हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये 10 नंबर का आपका क्या होगा, अपठित गद्यांश। क्या होगा, अपठित गद्यांश। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 27 नंबर का आपका क्या है, पुस्तक में से आपके गद्यांश और पद्यांश होंगे, श्लोक लिखने होंगे और जो पाठों के पीछे प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर आपको लिखने होंगे। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो 27 और 10 37, आपके 37 नंबर हो चुके हैं। अब आता है भाषिक कार्य, जिसे हम व्याकरण भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कक्षा 10 में सीधा संधि से प्रारंभ किया हुआ है। कैसे प्रारंभ किया है, संधि। तो संधि में इन्होंने विशेष जो होती है मुख्य संधियां, उनके कुछ कुछ प्रकार दिए हैं। जैसे स्वर संधि में ये आपके सामने जो है ये दिए हैं, यानी कि स्वर संधि में गुण संधि भी तो होती है। ठीक है, तो वो गुण संधि इसमें नहीं दे रखी है। दीर्घ संधि भी होती है जो नहीं दे रखी है, वो आपने कक्षा 9 में पढ़ ली होगी। ठीक है, इसके बाद आता है व्यंजन संधि। उसमें भी कुछ ही सूत्र हैं आपके, जिसमें अनुस्वार और जश्न संबंधी चीजें हैं, सिर्फ यही आपको पढ़नी है। और विसर्ग संधि पूर्ण है, संपूर्ण है, तीनों चारों उसके प्रकार इसमें दे रखे हैं। इसके बाद आता है समास। तो समास में आपके 3 समास हैं, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। इसके पूर्व के समास आप उसमें पढ़ चुके हैं, जैसे तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है इत्यादि। इसके बाद आते हैं कारक। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान इत्यादि जो कारक होते हैं, उन कारक में उपपद विभक्तियों का प्रयोग। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, जैसे नेत्रेण काणः, किसी विशेष शब्द के योग में आने वाली विभक्तियों को उपपद विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति। जैसे हमने कहा धिक्कार के योग में, धिक के योग में कौन सी विभक्ति आती है। ठीक है, इस तरह अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति आती है, या दान देने के योग में कौन सी विभक्ति आती है। जब किसी विशेष शब्द के लिए या किसी विशेष धातु इत्यादि क्रिया के लिए कोई विभक्ति प्रयोग की जाती है, इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो तीनों ही प्रत्ययों में से कुछ कुछ प्रत्यय आपके चुन करके दे रखे हैं, जो कि बहुत ही सरल है। ठीक है, इसके बाद आता है अव्यपद। अव्यय किसे कहते हैं, ये जो आप पढ़ते हैं ना, वा, खलु, किम, ये सारे जो प्रत्यय होते हैं, ये परितः, अभितः, हा, धिक, ये सब अव्यय पद होते हैं। अव्यय जो उपसर्ग, जैसे कई इनमें से उपसर्ग भी होते हैं, और आपको यहाँ पर मुख्य रूप से क्या दे रखा है, अव्यय पद। तो पुस्तक के अंतर्गत यानी पाठ्य पुस्तक में पाठों के बीच में जो अव्यय आते हैं उनको चुनना होगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ काम आएगी, तो उन्होंने बताया कि पाठ्य पुस्तक की कथायाम, जब हम बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं पढ़ेंगे, नाट्य इत्यादि पढ़ेंगे हमारे पुस्तक में, उस पुस्तक के पाठों में भी काम आएगा, और अनुच्छेद कहते हैं पैराग्राफ को, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो सब जगह काम आने वाले अव्यय पदों को पढ़ेंगे। और ये कौन कौन से पढ़ने हैं, ये सारे हमको दे रखे हैं। देखिए, आप पढ़ते हैं ना, अपि, अति, कुत्र, इदानीम, संप्रति, ये तो आप जानते ही हैं। इन सभी प्रत्ययों जो अव्यय पद हैं, इनका प्रयोग और इनका अर्थ, और इनको अनुच्छेद में से छांटना। अनुच्छेद कहते हैं कि जो पैराग्राफ, आपका जो पद्य आएगा या गद्य आएगा, उसमें से आपको छांटना होगा। ठीक है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। इसके बाद आता है समय लेखनम, यानी कि घड़ी आपको बनाकर दी जाएगी, उसमें आपको टाइम दिखा दिया जाएगा, उस टाइम को संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन। जब हम सारी व्याकरण पढ़ चुके हैं, सारी व्याकरण पढ़ने का अर्थ है कि हम वाक्य बना सकते हैं, और वाक्य बनाने का अर्थ है कि यदि उसमें लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार संबंधी कोई भी अशुद्धि है तो उसे हम छांट सकें, इसे कहते हैं अशुद्धि संशोधन। ठीक है, अब यहाँ तक का व्याकरण का
हमने कार्य किया जिसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय इत्यादि हैं। अब आता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य किसे कहते हैं? जिसमें हमको प्रार्थना पत्र लिखना सिखाया जाता है, या आपको कुछ ऐसे चित्र दे दिए होते हैं, कुछ कहानी संबंधी चित्र दे दिए होते हैं। उन चित्रों को देख करके दो व्यक्तियों में, दो जानवरों में किसी भी प्रकार के से जो संवाद होता है उनके लिए विशेष शब्द आपको दे देंगे और उनसे लेकर के आपको संवाद लिखना है, यानी चित्र देख करके संवाद लिखना है। संवाद किसे कहते हैं? कॉन्वर्सेशन, यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहा है, एक उत्तर दे रहा है, एक सामान्य चर्चा कर रहा है, तो उसका विषय क्या होगा आपको चित्रों में बता दिया जाएगा, आपको लिखना होगा। इसके बाद आता है अनुवाद कार्य, जो मैं बता चुकी हूँ। आप सारी व्याकरण पढ़ लेंगे तो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है जो कि आपको 4 वाक्यों का दिया है। उसके बाद आता है चित्र आधारित वर्णन। आपको एक चित्र दिया जाएगा, जैसे कि वर्ग पहेली इत्यादि, और जो चित्र हैं इत्यादि देख करके आप अखबारों में पढ़ते हैं, जहां आपको स्टोरी लिखनी होती है, यानी कि कहानी लिखनी होती है चित्र को देख करके। इसी प्रकार का चित्र आपको दिखाया जाएगा परीक्षा के अंतर्गत, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भी देख सकते हैं। इसे जो कहानी है वो चित्रों को देख करके जब हमको लिखनी होती है, इसे कहते हैं चित्र आधारित वर्णनम, ठीक है। इसके बाद आता है कथाक्रम संयोजनम, जो कि आपके इंग्लिश में भी आता है। ये क्या होता है? एक कहानी है, उस कहानी की 4 घटनाएं हैं, 4 घटनाओं को 4 वाक्यों में लिखा हुआ है। अब कौन सी घटना पहले हुई है, तो घटना के माध्यम से उन 4 वाक्यों को क्रम से जमाना। जैसे कि खरगोश और कछुए की कहानी है, वो दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों में रेस होती है, एक थक करके बैठ जाता है, एक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से तो 4 वाक्य वो आपको ऐसे देंगे जिन्हें कि आपको क्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। इसके बाद आता है षड वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजनम, यानी कि कहानी आपको 6 वाक्य देगी। कितने? 6 वाक्य देगी। सुपरिचित कथानाम क्रम रहितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजनम। तो ये क्या कहते हैं कि आपको सुपरिचित ऐसी कहानी होगी जिससे आप सभी परिचित हैं। कोई नई कहानी किसी विदेश से आपको लाकर नहीं दी जाएगी, आपको एक ऐसी साधारण कहानी दी जाएगी जो आपके हमारे आसपास के जीवन में आप कई बार सुन चुके हैं। बस उसी कहानी के बहुत ही सरल संस्कृत वाक्यों को आपको घटनाक्रम के अनुसार जमाना होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इतना ही। और इसके बाद हमने देखा है ये कि जो हमारी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण जो है, ये संस्कृत व्याकरण हमारी 4 भागों में बटी है, जिसमें पठित बोधनम, अपठित बोधनम, व्याकरण और रचना। तो आज इस समय इस कक्षा में आपसे जुड़ने का ये पहला प्रयास था मेरा। तो उम्मीद है आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा होगा और पाठ्यक्रम को समझने में आपको भी मदद मिली होगी, क्योंकि आप सभी के घर में आपके पास जो पुस्तक है, स्पंदना पुस्तक, वो आपके पास मौजूद है, लेकिन इस पाठ्यक्रम को एक विस्तार पूर्वक एक चर्चा एक आवश्यक थी। तो इसलिए हम पढ़ाई करें, हम संस्कृत को पढ़ें या किसी भी विषय को पढ़ें, इससे पहले उसका पाठ्यक्रम और पेपर में पूछे जाने वाले जितने भी विषय और प्रश्न की श्रृंखला है, उसमें कितने कितने अंकों में उसका विभाजन किया गया है, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। आज का वीडियो एक परिचय वीडियो था, जिससे मैं आप लोगों से जुड़ सकूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो 10वीं के छात्र हैं, हाँ, आप सभी दोस्तों को मैं नहीं जानती हूं। तो पहला जो हमारा आप लोगों के साथ ये परिचय है वो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से उम्मीद है हुआ होगा, और आपको ये पाठ्यक्रम बहुत ही सुगम ढंग से समझ में आया होगा। तो बस आप इस पाठ्यक्रम को देखिए और अगली कक्षा के लिए आप वर्णमाला पढ़कर आइए। अगला विषय हम वर्णमाला इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सीधे ही आपको 10वीं कक्षा में संधि का एक टॉपिक दे रखा है, लेकिन संधि में हमको छोटे छोटे वर्णों का संधि करनी है, संधि विग्रह करना है और एक मेल करके उनका एक वाक्य बनाना है, यानी कि पद बनाना है। तो उसके लिए आपको वर्णों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र होंगे, उसमें प्रत्याहार होंगे। तो इन सभी को समझने के लिए आपको आवश्यक है कि एक बार वर्णमाला को पुनः दोहरान कर लिया जाए, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी और लगभग आप सभी लोग उसे भूल चुके होंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें कि हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला का। तो आप सभी लोग पढ़ कर के आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।